तो जरा ये देखो, ये सन नहीं बल्कि हमारी अर्थ है आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि जब हमारी अर्थ पैदा हुई तो ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ सिर्फ और सिर्फ आग थी और अर्थ पर हर तरफ लावा के समंदर थे। इसकी कंडीशंस इतनी बुरी थी कि अर्थ एक जहन्नुम जैसी दिखाई देती थी। तो दोस्तों, वैसे तो मैंने प्लैनेट मरकरी और प्लैनेट वीनस पर वीडियोस बनाई हैं, बट ये वीडियो सबसे स्पेशल है क्योंकि ये मेरे फेवरेट प्लैनेट अर्थ पर है। वो प्लैनेट जिस पर मैं पैदा हुआ और वो प्लैनेट जिस पर आप सब लोग भी पैदा हुए। अर्थ इस यूनिवर्स का एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहाँ लाइफ है और अर्थ ही वो प्लैनेट है जिससे हम सबकी कहानी जुड़ी है। यानी सीधे लफ्जों में कहा जाए तो अर्थ इस पूरी यूनिवर्स का सबसे बेस्ट प्लैनेट है। और आज की इस वीडियो में हम अर्थ की सारी स्टोरी जानेंगे, यानी हमारी अर्थ कैसे बनी और कैसे इसने इस पूरे यूनिवर्स की सबसे रेयर चीज़ यानी लाइफ को पैदा किया। तो दोस्तों, अगर हमें अर्थ की कहानी जानना है तो हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा, यानी हमें वक्त में पीछे जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हमारी अर्थ आखिर कैसे पैदा हुई। तो बात करते हैं स्टोरी ऑफ अर्थ फॉर्मेशन। तो दोस्तों, ये कहानी है आज से तकरीबन 4.6 बिलियन साल पहले की। आज से तकरीबन 4.6 बिलियन साल पहले हमारे सोलर सिस्टम में कुछ नहीं था, ना कोई प्लैनेट और ना कोई सन और ना ही हमारी अर्थ। उस टाइम अगर कुछ था तो गैस और डस्ट का एक बहुत ही बड़ा बादल था जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से मिल्की वे में घूम रहा था। ये बादल ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना था और इसे हम नाम देते हैं सोलर नेबुला। तो सोलर नेबुला स्पेस में ऐसे ही घूमता रहता, बट एक दिन कुछ अजीब हुआ। ये घूमते घूमते एक स्टार के पास पहुंच गया जो अब फटने वाला था। और जब भी एक स्टार मरता है तो वो फट जाता है। तो जैसे ही वो स्टार फटा तो ग्रेविटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। धूल का ये बादल ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स होने लगा और बहुत तेजी से घूमने लगा। और यूं घूमते घूमते इसका सेंटर काफ़ी गर्म हो गया जहां हमारा सन पैदा हुआ। तो सबसे पहले हमारा सन पैदा हुआ और जब सन पैदा हुआ तो सन के गिर्द धूल की एक डिस्क बन गई जिसको हम नाम देते हैं प्लूटो प्लैनेटरी डिस्क। अब इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है। प्लूटो का मतलब होता है पहले बनने वाली और प्लैनेटरी का मतलब होता है प्लैनेट्स, यानी वो डिस्क जो प्लैनेट से पहले बनती है। तो पहले ये डिस्क बनी और फिर उसके बाद बने प्लैनेट्स। जी हाँ, क्योंकि ये डिस्क डस्ट से बनी थी तो जब ये यंग थी तो सन के गिर्द ऑर्बिट कर रही थी तो इसमें मौजूद डस्ट पार्टिकल्स एक दूसरे से जोर जोर से टकराकर बड़े होने लगे, जो पहले तो रॉक्स बने और फिर जब ये छोटे रॉक्स बिलियंस ऑफ ईयर तक एक दूसरे से टकराते रहे तो फिर ये बने रॉकी प्लैनेट्स जैसे हमारी अर्थ। तो अर्थ अब पैदा हो चुकी थी, लेकिन ये वो जगह नहीं थी जिसे हम जानते हैं। यहाँ टेम्परेचर तकरीबन 12,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा था और यहाँ हर जगह लावा के समंदर थे जो कि ठंडा होने का इंतजार कर रहे थे। अर्थ एक तपती हुई आग की दुनिया थी, बट इससे पहले ये ठंडी होती कुछ बहुत ही अजीब हुआ। इतना अजीब कि इसके बारे में सोच पाना भी मुश्किल था, क्योंकि जब हमारी अर्थ पैदा हुई तो उसका साइज उतना बड़ा नहीं था जितना आज है। ये आज के मुकाबले में 10% छोटी थी और इसके पास एक चीज़ मिसिंग भी थी और वो था मून। तो सवाल जो हमारे दिमाग में पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अर्थ का साइज भी बढ़ गया और हमारा मून भी पैदा हो गया। तो बात करते हैं स्टोरी ऑफ मून्स फॉर्मेशन। दोस्तों, जब हमारी अर्थ यंग थी तो ठंडी हो रही थी तो इसके साथ एक हादसा हुआ जो कि एक तो इसका साइज बड़ा कर गया और दूसरा इसको एक तोहफा भी दे गया जिसे आज हम चांद के नाम से जानते हैं। तो चलो जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दोस्तों, आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले जब अर्थ ठंडी हो रही थी तो मार्स के जैसा एक प्लैनेट आकर हमारी अर्थ से टकराया जिसे आज हम नाम देते हैं थिया। थिया इतनी स्पीड से आकर हमारी अर्थ से टकराया कि अर्थ के टुकड़े हो गए। एक एस्टिमेट के मुताबिक थिया की स्पीड 9 किलोमीटर पर सेकंड से भी ज़्यादा थी और ये इतनी स्पीड है कि इसको इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है। मुकाबले के तौर पर अगर हम एक बुलेट की स्पीड को देखें तो वो भी 650 से 4500 फीट पर सेकंड होती है और कहाँ 4500 फीट और कहाँ 9 किलोमीटर पर सेकंड, यानी थिया बुलेट से भी ज़्यादा तकरीबन 7 टाइम्स फास्ट था। और जब ये हमारी अर्थ से टकराया तो अर्थ एक लावा की तरह उबल गई। अर्थ की तकरीबन आधे से भी ज़्यादा सरफेस तो स्पेस में ही चली गई और ये कोलिजन इतना वायलेंट था कि अर्थ की अपर मेंटल बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई और कोल का मेंटल जैसे लावा भी सरफेस पर आ गया। कुछ ही सेकंड्स में अर्थ एक मोल्टन बॉल बन गई जो मटेरियल स्पेस में उड़ा। उसमें से कुछ अर्थ पर वापस आने लगा और कुछ अर्थ के गिर्द ऑर्बिट करने लगा, जिसने पहले तो एक रिंग बनाई, बाद में उस रिंग के अंदर एक नई दुनिया पैदा हुई जिसे अब हम चांद के नाम से जानते हैं।
ऐसा माना जाता है कि जब चांद पैदा हुआ तो ये बहुत ही गर्म था। तो वैसे तो चांद हमारी अर्थ से 3.5 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है, लेकिन दोस्तों चांद उस वक्त अर्थ से तकरीबन 22,500 किलोमीटर ही दूर था, जो अर्थ के इतना ज़्यादा पास था कि अगर हम इसे देख लेते तो ऐसा लगता कि एक पिघली हुई दुनिया अर्थ के गिर्द मंडला रही है। वैसे चांद अब पैदा हो चुका था, लेकिन एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला, हमारी अर्थ का साइज बड़ा कैसे हुआ। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अर्थ के साइज की। अर्थ थिया के टकराने से लावा की तरह पिघल गई थी, वो फिर दोबारा से ठंडी होने लगी, और जब ये ठंडी हो रही थी तो इस पर एस्ट्रॉइड्स की बारिश हुआ करती थी, जिसको LHB यानी लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहा जाता है। LHB एक ऐसा टाइम था जहां मिलियंस ऑफ ईयर तक एस्ट्रॉइड्स की बारिश होती रही, जिससे हुआ ये कि अर्थ का साइज 10 से 20% बढ़ गया, और दूसरा अर्थ को एक चीज़ तोहफे में मिली जो कि अर्थ पर लाइफ स्टार्ट होने की वजह बनी, और वो चीज़ थी पानी। तो अब बात करते हैं वाटर ऑन अर्थ। दोस्तों बात यह है कि जब हमारी अर्थ पैदा हुई तो उस पर शुरू से पानी नहीं था, क्योंकि जब ये पैदा हुई तो ये इतनी गर्म थी कि इस पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट ही ना कर पाता। तो सवाल जो हमारे दिमाग में पैदा होता है कि अर्थ पर ये पानी आखिर आया कहाँ से। तो जैसे कि मैंने बताया है कि अर्थ पर बिलियंस ऑफ ईयर्स तक एस्ट्रॉइड्स की बारिश होती रही। तो चलो डिटेल से जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दोस्तों आज से तकरीबन 4.1 बिलियन ईयर्स पहले जब हमारा मून बन चुका था और अर्थ पर भी सॉलिड सरफेस आ चुकी थी, तब सोलर सिस्टम में कुछ अजीब हो रहा था। हमारे सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स यानी जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न और नेपच्यून अजीब हरकतें करने लगे। ये उस टाइम सन के सबसे पास हुआ करते थे, और इनका ऑर्बिट भी आज के मुकाबले में काफ़ी छोटा हुआ करता था। और हुआ ये कि ये एक दूसरे से ज़्यादा पास होने की वजह से एक दूसरे के ऑर्बिट को डिस्टर्ब करने लगे, और सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब जुपिटर कर रहा था, क्योंकि जुपिटर सबसे बड़ा था, और ये जब पैदा हुआ तो ये सोलर सिस्टम के और अंदर आ रहा था। बट इससे पहले ये इनर प्लैनेट्स को तबाह करता, सैटर्न ने इसे पीछे खींचना शुरू कर दिया। अब सैटर्न की ग्रेविटी से जुपिटर पीछे तो आने लगा, लेकिन क्योंकि ये सबसे बड़ा प्लैनेट था तो इसकी इंस्टेंस ग्रेविटी ने सैटर्न को धक्का मारकर बहुत दूर भेज दिया। अब जब सैटर्न को धक्का लगा तो उसने यूरेनस को धक्का मारा, और यूरेनस ने इसी तरह नेपच्यून को धक्का मार दिया। अब जब नेपच्यून को धक्का लगा तो वो काइपर बेल्ट के और अंदर जाने लगा, जिसने उसने बहुत सारी काइपर बेल्ट्स को डिस्टर्ब किया। अब हमारे दिमाग में सवाल पैदा होता है कि आखिर ये काइपर बेल्ट क्या है। नहीं पता तो मैं बताता चाहता हूँ कि प्लेनेट नेपच्यून के आगे एक ऐसा रीजन स्टार्ट होता है जहाँ ट्रिलियंस ऑब्जेक्ट एक गोल चक्कर बनाकर सन के गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं, जैसे एस्ट्रॉइड्स, कोमेट्स, दवार प्लैनेट्स और आइस रॉक्स वगैरह। ये रीजन हमारे सन से बहुत दूर है, और हमारे एक्स प्लैनेट प्लूटो भी इसी रीजन में आता है, यानी प्लूटो भी काइपर बेल्ट के अंदर है। और अगर हम प्लूटो के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जो बहुत जल्द आपके पास होगी। खैर दोस्तों टॉपिक पर वापस आते हैं, और बात हो रही थी काइपर बेल्ट की। तो काइपर बेल्ट एक ऐसा रीजन है जो सन से बहुत दूर है, तो इसलिए यहाँ जो एस्ट्रॉइड्स और कोमेट्स हैं उनमें बहुत सारों में आइस जमी हुई है। तो हुआ यूं कि जब नेपच्यून ने इन एस्ट्रॉइड्स को डिस्टर्ब किया तो ये इनर प्लैनेट्स की तरफ मूव करने लगे, और फिर मिलियंस ऑफ ईयर तक ये अर्थ पर बारिश की तरह बरसे, जिसे आज हम कहते हैं लेट हैवी बम्बार्डमेंट। अराउंड 300 मिलियन सालों तक ये एस्ट्रॉइड्स हमारे अर्थ पर तबाही मचाते रहे, लेकिन ये अपने साथ आइस लाया करते थे, जो धीरे धीरे पानी बनकर हमारी अर्थ पर कलेक्ट होने लगा। यानी अर्थ पर अब पानी आ रहा था, लेकिन एक सवाल अभी भी दिमाग में घंटी बजाता है कि अर्थ ने इस पानी को होल्ड कैसे किया होगा, क्योंकि उसके लिए तो एक एटमॉस्फेयर चाहिए ना। तो बात करते हैं अर्थ्स एटमॉस्फेयर। दोस्तों इस एटमॉस्फेयर के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर होता क्या है, ये करता क्या है। दोस्तों एक एटमॉस्फेयर बहुत सारी गैसेस की एक चादर होती है जो एक प्लैनेट के गिर्द तब बनती है जब एक प्लैनेट के पास बहुत सारी गैसेस का मजमुआ होता है, और वो गैसेस ग्रेविटी की वजह से प्लैनेट के गिर्द होल्ड हो जाती हैं, और गैसेस की ये चादर बहुत सारे फंक्शंस करती है, जैसे प्लैनेट के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, सन से आने वाली खतरनाक रेडिएशंस यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अंदर ना आने देना, प्लैनेट के अंदर जो गैसेस मौजूद होती हैं उनको बाहर ना निकलने देना, वेदर्स को कंट्रोल करना, और फिर एक वाटर साइकिल बनाना। जैसे ये वाटर साइकिल इस प्लैनेट से बाहर कहीं
ना जाए और वाटर एवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहे और वापस बरस जाए बारिश बनकर। ये सब काम होते हैं एक एटमॉस्फेयर के, और हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर भी ये सब कुछ करता है। जब प्लैनेट्स ऑक्सीजन बनाते हैं तो अर्थ का एटमॉस्फेयर इस ऑक्सीजन को बाहर जाने नहीं देता। ये ऑक्सीजन को अपने ही अंदर होल्ड करता रहता है, जिससे हम लोग सांस ले पाते हैं। और ऐसे ही जब पानी एवेपोराइज होता है तो वो भी एटमॉस्फेयर में जमा होने लगता है, जिससे क्लाउड्स बनते हैं और पानी वापस बरस जाता है बारिश बनकर। यानी अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो फिर कोई भी गैस, चाहे वो ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर इसके अलावा कोई भी गैस हो, वो स्पेस में से नहीं जाएगी और पानी भी स्पेस में एवेपोरेट होकर चला जाएगा। तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ना तो अर्थ पर पानी होगा और ना ही लाइफ। चलो अब जानते हैं कि हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे बना। दोस्तों, जब हमारी अर्थ पैदा हुई तो इसने सोलर नेबुला से कुछ गैसेस तो अट्रैक्ट की थी, लेकिन उन गैसेस को होल्ड करने के लिए कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। तो वो गैसेस स्पेस में एस्केप कर गई, या फिर कुछ गैसेस जो बच गई थी उन्हें सन से आने वाली सोलर विंड्स ने उड़ा दिया। तो सवाल ये आता है कि जब कोई गैस बची ही नहीं तो एटमॉस्फेयर आखिर कैसे बना। तो दोस्तों, हुआ यूं कि आज से तकरीबन 4.4 मिलियन साल पहले जब अर्थ ठंडी हो रही थी तो अर्थ पर एक ऐसी वोल्केनिक एक्टिविटी शुरू थी जिसने अर्थ का नक्शा ही बदल दिया। ये वोल्केनिक एक्टिविटी इतनी इंस्टेंस थी कि इसने पूरी अर्थ को लावा से भर दिया, जिसे हम आज कहते हैं हेडन यून। हेडन एक ग्रीक वर्ड है जो निकला है हीड्स से। हीड्स एक ग्रीक गॉड का नाम था जो अंडरवर्ल्ड पर राज करता था, यानी नर्क पर। नर्क एक्चुअली एक हिंदी वर्ड है जिसका मतलब है एक ऐसी दुनिया जो जमीन के नीचे होती है और उसका एनवायरनमेंट जहन्नुम जैसा होता है। तो हीड्स एक ग्रीक गॉड का नाम था और इयून का मतलब होता है पीरियड, यानी हीडन इयून एक ऐसा पीरियड था जो अंडरवर्ल्ड यानी नर्क जैसा था। ये पीरियड भले ही बहुत भयानक था, लेकिन इसी पीरियड में हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर बना, क्योंकि जो गैसेस इस लावा से निकल रही थी उन्हें अर्थ की ग्रेविटी ने अपने गिर्द होल्ड कर लिया, जो धीरे धीरे एक एटमॉस्फेयर को जन्म देने लगी। जैसे हुआ यूं कि पानी एस्ट्रॉइड्स के जरिए हमारी अर्थ पर आ रहा था, वो कई सौ मिलियन सालों तक अर्थ पर कलेक्ट होता रहा और फिर बार बार बरसता रहा बारिश बनकर। इन बारिशों ने अर्थ पर समंदर बनाए, दरिया बनाए और बहुत सारा पानी हमारी अर्थ की स्पेस ने एब्जॉर्ब करके नीचे भेज दिया, जैसे हम आज ज़मीन से निकाल कर यूज़ करते हैं। यानी अर्थ पर जितना भी पानी आज मौजूद है, फिर चाहे वो ज़मीन के ऊपर हो या ज़मीन के नीचे, वो सारा पानी अर्थ पर शुरू से नहीं था, बल्कि एक एक बूंद बाहर से आई। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम पानी पियो तो ये सोच कर पीना कि मैं स्पेस से आई हुई एक चीज़ पी रहा हूँ जो कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है। तो खैर, अर्थ पर अब एटमॉस्फेयर आ चुका था, लेकिन इस एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए था ना। तो इसीलिए अर्थ ने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई, जो अगर ना होती तो शायद अब एटमॉस्फेयर भी ना होता। तो अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन अर्थ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मार्स के पास एक एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? वहाँ ना तो लिक्विड वाटर है, ना वहाँ बारिश होती है और ना ही वहाँ लाइफ सर्वाइव कर पाएगी। यानी अगर हम मार्स पर जाकर अपना स्पेस सूट उतारा तो कुछ ही सेकंड्स में हमारा खून उबल जाएगा, ब्रेन डैमेज हो जाएगा और हम बेहोश होकर तब तक गिरे रहेंगे जब तक हमारी मौत नहीं होगी। और ये सब मार्स पर क्यों होगा? क्योंकि वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? तो दोस्तों, इसका जवाब है मैग्नेटिक फील्ड। मार्स के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जिसकी वजह से मार्स का एटमॉस्फेयर आज इतना पतला हो चुका है कि वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये कैसे बनती है, पहले ये समझ। दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड दरअसल एक मैग्नेट के गिर्द बनती है जो चीज़ों को अट्रैक्ट और रिपेल करती है। जिसे हम आज किसी लोहे की चीज़ को मैग्नेट के करीब लाते हैं तो इनविजिबल फोर्स उसे अपनी तरफ खींच लेती है। ऐसे ही जब हम मैग्नेट के दो एक जैसे पोल्स को एक दूसरे के साथ लाते हैं तो वो वही इनविजिबल फोर्स इन मैग्नेट को दूर फेंक रही होती है। तो दोस्तों, इसी इनविजिबल फोर्स को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड हमारी अर्थ के पास भी है, क्योंकि हमारी अर्थ की कोर में बहुत सारा पिघला हुआ आयरन है, जिसकी कॉन्टिन्यूस मूवमेंट से हमारी अर्थ के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है और अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है। अब अर्थ की ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? ये सन से आने
आने वाली खतरनाक सोलर विंड्स को रिपेल करती है और इसे हमारे एटमॉस्फेयर तक नहीं पहुंचने देती। यानी अगर अर्थ के पास ये मैग्नेटिक फील्ड ना होती तो सोलर विंड्स सीधा हमारे एटमॉस्फेयर से टकराती और उसे धीरे धीरे तबाह कर देती, जिसे आज मार्स के साथ हुआ है। ऐसा माना जाता है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले मार्स के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी, जिसने मार्स के एटमॉस्फेयर और इसके ओशियंस को प्रोटेक्ट कर रखा था। मार्स पर भी लिक्विड ओशियंस थे और वहाँ अर्थ जैसा ही इन्वायरमेंट था, बट सिर्फ तब तक जब तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड थी। कहते हैं कि मार्स की ये मैग्नेटिक फील्ड कहीं गायब हो गई और मार्स के सारे समंदर स्पेस में चले गए। मार्स एक मिट्टी का ढेर बन गया। दोस्तों, बात हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड की, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ने अर्थ के एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट किया और यूं हमारा एटमॉस्फेयर तबाह होने से बच गया। अब अर्थ पर एक एटमॉस्फेयर था और एक मैग्नेटिक फील्ड भी थी। तो चलो अब सबसे पहले ज़रूरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अर्थ पर लाइफ कैसे शुरू हुई। तो अब बात करते हैं लाइफ ऑन अर्थ। दोस्तों, हमारे इंटायर सोलर सिस्टम में ऐसा कोई भी प्लेनेट नहीं जिस पर लाइफ हो। इनफैक्ट मैंने ये प्लैनेट्स पर वीडियो बनाऊंगा और मैं उन वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि इन प्लैनेट्स पर क्या कुछ है, क्योंकि जब 1610 में गैलीलियो ने पहली बार दूसरे प्लैनेट्स को स्पेस में एक टेलीस्कोप से देखा तो तब से लोगों को ये लगने लगा कि शायद दूसरे प्लैनेट्स पर भी लाइफ हो। लोग सब प्लैनेट को एलियन लाइफ का घर समझने लगे और ख़ास तौर पर वीनस और मार्स को, क्योंकि ये अर्थ के सबसे पास वाले प्लैनेट्स हैं। तो पहले लोगों को लगने लगा कि शायद बाकी प्लैनेट्स पर भी कोई एडवांस एलियंस की सिविलाइजेशन होगी या फिर वहाँ डायनासोर्स घूम रहे होंगे, क्योंकि अर्थ पर तो एक एस्ट्रॉयड गिर गया था जिससे तमाम डायनासोर्स मर गए थे। तो हो सकता है कि मार्स और वीनस पर कोई एस्ट्रॉयड टकराया ही ना हो और वहाँ आज भी डायनासोर्स घूम रहे हों। तो लोगों को बाकी प्लैनेट्स को लेकर काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन तब तक जब तक उन प्लैनेट्स पर स्पेस क्राफ्ट नहीं गए, क्योंकि जैसे ही हमने दूसरे प्लैनेट्स पर स्पेस क्राफ्ट भेजे तो हमें ये पता लगा कि उन प्लैनेट्स पर तो कुछ था ही नहीं। लाइफ अगर थी तो वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर थी। अर्थ हमारे सोलर सिस्टम पर इकलौता एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ लाइफ है और यूनिवर्स में भी हमें लाइफ का कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला। हम इस यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज और मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स को डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन हमें कहीं भी लाइफ नहीं दिखी। हाँ, हमें लाइफ होने के कुछ क्लोज मिले हैं, यानी लिक्विड वाटर, एक एटमॉस्फेयर और कुछ प्लैनेट्स जो अपने साथ सिर्फ इतनी ही दूरी पर हैं जितनी दूरी पर हमारी अर्थ सन से है। तो हो सकता है कि उन प्लैनेट्स पर भी लाइफ हो, लेकिन अभी तक हमने उन पर लाइफ को डिस्कवर नहीं किया। तो इसीलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि वहाँ लाइफ होगी या नहीं। इट मीन्स हमारी अर्थ इस यूनिवर्स की रेयर चीज़ है और अर्थ पर ये लाइफ कैसे शुरू हुई, ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, जैसे हम डिस्कस करेंगे अर्थ के पार्ट नंबर 2 में। तो अगर पार्ट 2 आ चुका है तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बट अगर वो अभी तक नहीं आए तो स्क्रीन पर आप कुछ रैंडम वीडियोस देख रही होंगी, जिनमें से आपको जो अच्छी लगे उस पर क्लिक कर लो। अगर आपको इस वीडियो देखने में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर मज़ा नहीं आया तब भी लाइक करें, क्योंकि एक वीडियो को मुकम्मल तौर पर तैयार करने में बहुत सारी मेहनत, टाइम और सर्चिंग करना पड़ती है। तो इसलिए अगर आप ऐसी वीडियोज़ को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका और मेरा कनेक्शन जुड़ा रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।